A very fresh good morning to my dear students. Today we are going to start our next topic, that is the cloning vectors. What is a vector? Vector is a DNA molecule. What is a vector? Vector is a DNA molecule that carry a foreign DNA into host. क्लोनिंग वेक्टर एक वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो किसी फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर कैरी करता है, दैट इज द क्लोनिंग वेक्टर्स. मोस्ट कॉमनली वी यूज एज वेक्टर्स प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस. कॉमनली हम जिसको वेक्टर की फॉर्म में यूज करते हैं वो है बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड्स. व्हाट आर दीज प्लाज्मिड्स एंड व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? दीज प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर extra chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA present in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर उसके क्रोमोसोम के बाहर, like this one is bacteria and this is the genetic material of the bacteria. So here is the plasmid present. So this is beside the chromosome. So this is known as extra chromosomal and circular in shape. So this is circular extra chromosomal DNA, that is the plasmid. And what are bacteriophages? Bacteriophages, these are the viruses that affect bacteria. What are bacteriophages? Viruses that affect bacteria. वो viruses जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं bacteriophages. अब we use the bacteria or bacterioplasmids and bacteriophages because they have a high copy number per cell. जो भी वेक्टर हम यूज करेंगे वो वेक्टर हम यूज करेंगे जिसका कॉपी नंबर पर सेल हाई हो. अब कुछ ऐसे भी हैं which have 50 to 100 copies per cell. तो जब हम इनके अंदर किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो उनका रिकॉम्बिनेटेड डीएनए भी उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करेगा जितना कि उसका कॉपी नंबर होगा. अगर सपोज किसी का कॉपी नंबर 30 है तो वी गेट 30 कॉपीज ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो हमें उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कितनी कॉपीज मिलेगी? 30 कॉपीज मिलेगी. सो वी सेलेक्ट अ बैक्टीरिया और प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस, वी सेलेक्ट वेक्टर्स व्हिच सपोर्ट हाई कॉपी नंबर. उस टाइप के वेक्टर्स को हम सेलेक्ट करेंगे जिनको कॉपी नंबर जिनका ज्यादा होगा. अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर? अब हम वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि what characters does a cloning vector possess? First one is the origin of replication. First characteristic of cloning vector is origin of replication. We already studied this in our molecular basis of inheritance. What is replication? Replication is the copy of DNA from DNA. जब DNA खुद की कॉपी करता है तो उस प्रोसेस को हम replication बोलते हैं. और what is origin of replication? It is a sequence from where replication start. It is a sequence from where replication start. ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. उस सीक्वेंस को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं. जब भी हम किसी वेक्टर के अंदर किसी डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो दिस वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि अगर वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हम जो मॉलिक्यूल इंसर्ट करवाएंगे उस डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज नहीं होंगी, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो अगर हमें वेक्टर सिलेक्ट करना है तो उस वेक्टर के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो जहां से हम किसी फॉरेन डीएनए को उसके साथ इंसर्ट करें तो वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके, उसकी कॉपीज बन सके. इसके अलावा दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आल्सो कंट्रोल्स कॉपी नंबर. इट आल्सो कंट्रोल्स कॉपी नंबर. इसके अलावा ये जो है कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है कि कितना कॉपी नंबर किसका होगा, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. Second is the second characteristic of cloning vector is the selectable markers. अब with the help of selectable markers we can select a known transformant from known transformants. Second is the selectable markers. अब जैसे हमारे पास एक ही जैसी बहुत सारी चीजें हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको लेबल कर देंगे, यानी कि हम उनको मार्क कर देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें उनमें से कौन सी हमारे काम की और कौन सी नहीं. वैसे ही क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर भी हम सेलेक्टेबल मार्कर्स को यूज करते हैं which help in identifying and eliminating known transformant, which helps in identifying and eliminating known transformant.
ट्रांसफॉर्मेंट है उसकी। अब व्हाट डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन अ प्रोसेस in which a foreign DNA is inserted into host. ट्रांसफॉर्मेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो जो हमने चेंज कर दिया, जैसे ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसके साथ यहाँ हमने फॉरेन वेक्टर डाला, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है। और अगर हमने एज इट इज ले लिया तो ये हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो हम इन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करेंगे और सिर्फ इन ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को परमिट करेंगे। अब किसको हम एज अ मार्कर यूज किसको करते हैं? जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उन जीन्स को मार्कर की फॉर्म में यूज करेंगे विच कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जीन्स एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरी करेंगी उन जीन्स को हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैरी करेंगी, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो जीन रेजिस्टेंट कैरी करते हैं उनको हम एज अ मार्कर यूज करेंगे। अब क्या है कि नॉर्मल जो ई कोलाई है, क्योंकि हम मोस्ट कॉमनली होस्ट किसको यूज करते हैं? ई कोलाई को। और नॉर्मल ई कोलाई के अंदर कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस जीन, इट डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस जीन। इसके पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है। नॉर्मली ई कोलाई डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस जीन। लेकिन अगर हम मान लें ये हमारा ई कोलाई है, इसके पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है, लेकिन जब हम इसके अंदर किसी प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी करेगा तो ये ई कोलाई रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ऐसे हम रिकॉम्बिनेंट्स को और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? इन सेलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से। Our third point is the cloning vectors. Third point is the cloning sites. Third point that the cloning vector consists is the cloning sites. ये वो sites हैं जहां से कोई DNA molecule को कोई एंजाइम कट करता है। Cloning sites, these are the sites from where a restriction enzyme cuts the DNA segment. वो साइट जहां से restriction endonucleases या हम कहें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां से डीएनए को कट करते हैं, उन साइट्स को हम क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। नॉर्मली जो हम वेक्टर्स जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके पास एक ही क्लोनिंग साइट हो किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। मान लिया HIM3 है तो इसके लिए उसके पास सिंगल क्लोनिंग साइट हो, वन क्लोनिंग साइट। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो उसको सिर्फ एक जगह से काटेगा। तो एक जगह से काटा, मान लिया ये वेक्टर है, ये यहाँ पर हमारी जीन है किसके लिए? HIM3 अगर डालेंगे तो वो यहाँ से कट कर देगा। तो यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया? फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन डीएनए डाल दिया। लेकिन अगर इसी वेक्टर के लिए, इसी एंजाइम के लिए यहाँ भी साइट है, क्लोनिंग साइट है, यहाँ भी क्लोनिंग साइट है, यहाँ भी क्लोनिंग साइट्स है, तो हमारे पास इस क्लोनिंग वेक्टर के इतने सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और ये सारे फ्रेगमेंट क्या करेंगे? हमारे इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक एंजाइम के लिए पर्टिकुलर एक ही क्लोनिंग साइट हो। One enzyme have only one cloning sites. If it has more than one cloning site, then it will complicate our process. तो ये हमारे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा। अब मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर जो यूज किया गया है वो है, मोस्ट कॉमनली जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं वो हमारा है बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज प्लाज्मिड PBR322. This P stands for plasmid, B stands for Bolivar and R stands for Rodriguez. And 322 is the sequence number. So this one is our vector. This is PBR322. This one is PBR322. Here is the site. This site is for, it consists of tetracycline resistance. Here I will write tetracycline
resistance. Here is the ROP. Here is origin of replication. This side is consists of ampicillin resistance. This side is tetracycline resistance. This is ROP, the code for protein, or we can say replication of proteins. Code for proteins. ORI is the origin of replication, and this fragment is resistance to tetracycline. This is resistance to ampicillin. It is having enzyme BAM-H1. This is the restriction site for enzyme BAM-H1. This is for SAR1. So these enzymes, these different types of enzymes have different sites for cloning. This is PVU2. Here is the PVU1, PST1. Here is the hind 3. Suppose this one is E. coli 1. Here is the restriction sites, ECO R1. Or here is the CLA1. CLA1. Here is hind 3, and this side is for E. coli R1. ECO R1. Here we write ECO R1. So these are the sites. These are different type of enzymes which if we add BAM-H1, Bacillus amyloliquefaciens. I already told you about these sites. So if we use the enzyme BAM-H1, it will cut this vector from this side. If we select enzyme PVU2, Proteus vulgaris, then it will cut the DNA from here. If we use PVU1 or PST1, it will cut from here. तो जो भी एंजाइम हम यूज करेंगे, अगर हम BAM-H1 यूज करेंगे तो इस पोर्शन को रिमूव कर देगा. If we use the enzyme BAM-H1, then what does this vector? Then this vector loses the tetracycline resistance. अगर हमने BAM-H1 यूज किया तो वो tetracycline resistance को खत्म कर देगा. तो अब हमारा जो वेक्टर है, यहाँ हम क्या करेंगे, फोरेन सेगमेंट इंसर्ट कर देंगे. Here we insert a foreign segment, जिसको हमें ट्रांसफर करना है, वो सेगमेंट हमने यहाँ ऐड कर दिया इसके साथ. तो अब यहाँ पर नॉर्मली ये जो PBR है वो क्या रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस कैरी करता था. लेकिन जब हमने BAM-H1 डाला तो उसने इस साइड को रिमूव कर दिया, यानी कि अब हमारा ये वेक्टर जो है इट डज नॉट कैरी रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन. तो अब हमने बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे ले लिए जिसको हमने चेंज कर दिया, BAM-H1 डाल के हमने ट्रांसफॉर्मेंट्स में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें सेलेक्ट करने हैं कि कौन से हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, कि कौन से ऐसे हैं जिनको हमने चेंज कर दिया और कौन से ऐसे हैं जो हमारे अब तक भी चेंज नहीं हुए, अब तक भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब इस वेक्टर को पहले हम एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे. यहाँ हमने लिया एम्पिसिलिन मीडियम, यानी कि ये वो मीडियम है जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, और इस मीडियम के अंदर हमारे क्या है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है. पहले हम इन वेक्टर्स को जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सबको हम एम्पिसिलिन के अंदर डाल देंगे. ये डाल दिए हमने सारे एम्पिसिलिन के अंदर. अब क्या है कि अब जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सबके अंदर इसके लिए रेजिस्टेंस जीन है, क्योंकि हमने ये तो रिमूव नहीं की. तो यहाँ पर सबकी ग्रोथ होगी. यहाँ क्या होगी, सबकी ग्रोथ होगी. एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में सारे के सारे ग्रो करेंगे, वेदर दे आर ट्रांसफॉर्मेंट वेदर दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. लेकिन जब हम उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे, के मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, अब टेट्रासाइक्लिन में सिर्फ वो ग्रो करेंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी करते हैं. इसमें सिर्फ वो ग्रो करेंगे, जो वो वेक्टर्स ग्रो करेंगे जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट जीन नहीं है. यानी कि यहाँ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो ग्रो करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ इसलिए रुकेगी क्योंकि इनके अंदर हमने चेंज कर दिया. हमने टेट्रासाइक्लिन की जीन इनमें से हटा दी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस नहीं है उस एंटीबायोटिक का. तो उस एंटीबायोटिक में ग्रोथ रुक जाएगी. यहाँ से जिसकी ग्रोथ रुकी वो हमने निकाल ली, क्योंकि वो हमारे क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं. इज इट क्लियर? ओके. अब ये जो कहता है कि इसकी ये इंजक्शनल इनएक्टिवेशन है, ये क्या है, इंजक्शनल इनएक्टिवेशन भी इसको बोल सकते हैं. इंजक्शनल
इनएक्टिवेशन की हमने। अब यहाँ इनएक्टिवेशन कैसे हुई? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इनएक्टिवेट हो गई। किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने उसकी जगह किसी फॉरेन डीएनए को डाल दिया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गई, तो इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स का प्रोसेस है ये काफी कम्बरसम, मतलब हम कह सकते हैं काफी लोडिंग प्रोसेस है कि एक बार हम एम्पीसिलिन के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर हम टेट्रासाइक्लिन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये कहता है कि क्यों ना हम इसकी जगह एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करें। ये क्या कहता है कि क्यों ना हम इसकी जगह क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करें। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कि कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट, यानी कि क्रोमोजेनिक जो कलर प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो हमें बार बार उनको एक बार उस मीडियम में एक बार उसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे और उसमें कलर के बेस पे सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। एक एग्जांपल है इसमें कि एक जीन मान लिया कोड करती है बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम। ग्लाइकोसिडेज ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम को जीन कोड करती है, एक जीन कोड करती है, जीन कोड फॉर बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम। ये ग्लाइकोसिडेज क्या करता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देता है ग्लूकोज और ग्लाइकोज में। तो ये एंजाइम जो है इसके लिए एक जीन कोड कर दिया। हमने क्या किया, जो इस एंजाइम की जीन थी ना, हमने उस जीन को मान लिया ये जीन है जो इस एंजाइम को कोड करती है, हमने इस जीन को यहाँ से रिमूव कर दिया। हमने ऐसा एंजाइम डाला जिसने इस जीन को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इस रिमूव करने के बाद जो हमारा यहाँ हमने फॉरन डाल दिया, तो ये रिकॉम्बिनेंट जो बना हमारा, इस रिकॉम्बिनेंट के पास इट डज नॉट हैव एंटी बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम, जीन फॉर बीटा ग्लाइकोसिडेज। तो इस रिकॉम्बिनेंट के पास इस बीटा ग्लाइकोसिडेज के लिए कोई जीन नहीं है। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, उनके अंदर ये जीन प्रेजेंट है। रिकॉम्बिनेंट में जीन क्यों नहीं प्रेजेंट? क्योंकि हमने उसको रिमूव करके उसकी जगह कुछ और डाल दिया, किसी और को रिकम्बाइन करवा दिया उसके साथ। तो अब ये कहता है कि नॉर्मली अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो ये ब्लू कलर की, अगर कोई सबस्ट्रेट डालते हैं हम, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालते हैं, तो ये कहता है कि उसकी प्रेजेंस में ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। ब्लू कलर कॉलोनीज कब प्रोड्यूस करेगा ये ब्लू कलर कॉलोनीज? अगर हम ये जीन हमारी एक्टिवेटेड है, अगर हमारी जीन ये एक्टिवेटेड है, अगर इस एंजाइम के लिए जीन प्रेजेंट है, तो सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ब्लू कलर की कॉलोनीज आई तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर नो कलर, अगर कोई भी कॉलोनी कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, इट मींस हियर इज रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि कलर प्रोड्यूस कब नहीं कर रहा, जब वो जीन कैरी नहीं कर रहा। जीन क्यों नहीं कैरी कर रहा? क्योंकि इस जीन को हमने रिमूव कर दिया, इसकी जगह पर हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया। दिस इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये किसका एग्जांपल है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजर्शनल पूछ लेते हैं पेपर में कि व्हाट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहाँ हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का एग्जांपल देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर हो? नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज वेक्टर फॉर इंजीनियरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज द वेक्टर फॉर इंजीनियरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोर्थ पॉइंट इज द वेक्टर for engineering in plants and animals। अब कौन सा वेक्टर हम प्लांट के लिए, कौन सा वेक्टर हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे? प्लांट्स के लिए मेनली यूज करते हैं, एक वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम क्या करता है? टीआई प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देता है। ये क्या करता है? इंट्रोड्यूस टीआई प्लाज्मिड इनटू होस्ट, और नॉर्मल सेल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ट्यूमरस सेल में। इट कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमरस सेल। एक नॉर्मल सेल को इसने ट्यूमरस सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बहुत सारे सेल्स बने। जितने सेल्स बनेंगे ना, मान लीजिए इस तरह से नॉर्मल सेल का इतने सारे सेल्स बन गए, तो जो जीन हमने इंट्रोड्यूस करवाई वो ये सारे प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि पहले एक प्रोड्यूस कर रहा था और अब ट्यूमर्स की वजह से सारे सेल्स बने जीन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए हम प्लांट्स के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूज करते हैं। ये अपना टीआई प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करके नॉर्मल सेल को ट्यूमरस सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में यूज करेंगे तो प्लांट के अंदर डिजीज कैरी करेगा।
ज्यादा, उतनी ही हमारी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, उतनी ही रिकवरी ज्यादा होगी। और एनिमल्स के अंदर हम बात यूज कर सकते हैं जैसे रिट्रोवायरसेस, एडिनोवायरस। अब हमें पता है कि ये वायरसेस जो है डिजीज कोज करती हैं, तो हम इनके केस में भी क्या करेंगे, इनको भी हम डिसआर्म करके, ये हम किसके केस में यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं एनिमल्स के केस में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन रिट्रोवायरसेस को, एडिनोवायरसेस को डिसआर्म कर देंगे, यानी कि इनकी जो डिजीज कोजिंग एबिलिटी है उसको हम कम कर देंगे, और उसको कम करके फिर हम इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी नॉर्मल सेल को इसमें कन्वर्ट कर देती है, कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि हमें ये पता है कि ऊपर यानी कि ग्रोथ ऑफ मास ऑफ सेल्स होता है जिसमें एक सेल बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होता है। अब जितने सेल्स में कन्वर्ट होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इसीलिए हम प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफिशियंस को और एनिमल्स के अंदर रिट्रोवायरसेस और एडिनोवायरसेस को डिसआर्म्ड करके हम इनको, इन पैथोजेंस को हम यूज करेंगे किसके लिए, बैक्टीरियल और प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।